क्या आप डिटेक्टिव्स को जानते हैं? क्या आपको पता है वो कैसे काम करते हैं? और आपने कभी सोचा है डिटेक्टिव सारी चीजें पता कैसे लगा लेते हैं? क्या डिटेक्टिव वाकई वैसे होते हैं जो आपने फिल्मों में देखा है? ये डिटेक्टिव की दुनिया क्या है? ये जो छोटे मोटे सवाल थे ये तो जरा से हैं, बहुत बड़े सवाल हैं लोगों को कि आखिर ये दुनिया है कैसे। हम सोशल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ पे सस्पिशंस होते हैं वहाँ पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम लोग जब क्राइम कमिट हो गया उसी को इन्वेस्टिगेट करें। पत्नी को पति पर शक है या पति को पत्नी पर शक है, और आजकल तो जो सिंगल लोग हैं वो घबरा रहे हैं शादी करें ना करें, लव मैरिज। जितने भी हमने अभी केसेस देखे रिसेंटली, सोनम रघुवंशी का केस हुआ या दूसरे केसेस हुआ, मेरठ में वो केस हुआ, उनके पेरेंट्स ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उनकी बेटियां ऐसा काम कर देंगी। राइट, सो अगर ये बेटियों के ऊपर पहले से ही एक प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये पता चल जाता कि ये जो लोग हैं ये पहले से किसी और के इन्वॉल्व हैं। अवेयरनेस के तौर पे करा रहे हैं, आप लोग सिक्योरिटी और एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के तौर पे करा रहे हैं। हम लोग फोन का एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फोन का एक्सेस करके ही आप किसी इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप लोग जांच करते हैं तो कितना अंदर तक एक आदमी के घुस सकते हैं? कहाँ तक जाते हैं आप लोग? देखिए, जांच के लिए जांच के लिए तो हम कितना भी अंदर तक जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लीगल पैरामीटर्स। कई बार तो डिटेक्टिव ही नहीं मिलता है, संपर्क ही नहीं कर पाते लोग। नहीं, डिटेक्टिव क्यों नहीं मिलते हैं? डिटेक्टिव अच्छा डिटेक्टिव ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ, डिटेक्टिव अच्छा fraud देखने के लिए क्या देखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक डिटेक्टिव हायर करते टाइम देखनी चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा केस आपके पास आया जिसमें हमारी खुफिया एजेंसी भी इन्वॉल्व है और आप दोनों आमने सामने आ गए? जो हमारी खुफिया एजेंसीज होती हैं, जैसे आईबी हो गई या रॉ हो गई, ठीक है, ये बेसिकली टेररिज्म पे ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, राइट, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज पे इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कॉर्पोरेट मैटर्स में, कॉर्पोरेट एस्पायनेज के मैटर्स की। सोनम रघुवंशी का केस हो गया, इतने सारे केस हो गए जी, अब हमें विश्वास नहीं है, आप हमारा तो केस करो। क्या आपको कभी ऐसा लगा आपके दोस्तों से कि वो आप पर शक कर रहे हैं कि यार ये हमारी तो जांच नहीं कर रहा है? बहुत बार लगा नहीं, वो बोल देते हैं, क्या कहते हैं कि कोई कैमरा लगा के तो नहीं है, घड़ी में कैमरा तो नहीं है, शर्ट में कैमरा तो नहीं है। क्या आप डिटेक्टिव्स को जानते हैं? क्या आपको पता है वो कैसे काम करते हैं? और आपने कभी सोचा है डिटेक्टिव सारी चीजें पता कैसे लगा लेते हैं? क्या डिटेक्टिव वाकई वैसे होते हैं जो आपने फिल्मों में देखा है, या फिर उनकी दुनिया कुछ और होती है? सवाल बहुत सारे आपके भी हैं, सवाल बहुत सारे मेरे भी हैं, इसलिए आज मैंने पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया है स्टूडियो में स्लूट्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया के टॉप डिटेक्टिव नमन जैन। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो ये डिटेक्टिव की दुनिया क्या है? ये जो छोटे मोटे सवाल थे ये तो जरा से हैं, बहुत बड़े सवाल हैं लोगों को कि आखिर ये दुनिया है कैसी। सी आई टेल यू, ये जो दुनिया है ना, इट्स अ मिस्टीरियस वर्ड, ऑल्दो बहुत थ्रिलिंग है, ठीक है, बट बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल प्रोफेशन है इन द सेंस कि इट्स ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। और जो हम लोग फिक्शनल डिटेक्टिव्स को देखते आए हैं मूवीज में, जैसे करमचंद जासूस को देखा है, व्योमकेश बख्शी को देखा है, ये लोग सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि एक क्राइम हुआ है, एक मर्डर हुआ, उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम सोशल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ पे सस्पिशंस होते हैं वहाँ पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम लोग जब क्राइम कमिट हो गया उसी को इन्वेस्टिगेट करें, राइट। हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ पे सस्पिशन है। सस्पिशन किसी भी चीज़ में हो सकता है, एक अपने एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के ऊपर हो सकता है, हस्बैंड को अपनी वाइफ के ऊपर हो सकता है, वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर हो सकता है, फियांसे को अपनी फियांसी के ऊपर हो सकता है, एक किसी बिजनेस पार्टनर को अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर हो सकता है। तो बेसिकली सस्पिशन जहां पर होता है, सस्पिशन पे पुलिस काम नहीं करती, देन हु इज गोइंग टू वर्क ऑन सस्पिशंस? सस्पिशंस पे हम प्राइवेट डिटेक्टिव्स काम करते हैं। फिर आपकी एंट्री होती है, फिर हमारी एंट्री होती है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी कि पत्नी को पति पर शक है या पति को पत्नी पर शक है, और आजकल तो जो सिंगल लोग हैं वो घबरा रहे हैं शादी करें ना करें, लव मैरिज करें, अरेंज करें, क्या करें? तो डिटेक्टिव से मिलें उसके लिए बिल्कुल मिलना चाहिए, 100%। Whosoever, जो भी रिलायबल कंपनी है इंडिया की, रिसर्च करें एंड मीट अ डिटेक्टिव। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन इज अ मस्ट, मतलब हर किसी को करानी ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज आज की डेट में क्या है, सी रिश्ते जो हो रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो रहे हैं, कॉन्डुइट्स बीच में कम हो गए हैं, और आजकल तो पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं, तो कोई बीच वाला पर्सन भी क्या बता देगा, ठीक है। सो जितने भी हमने अभी केसेस देखे रिसेंटली, सोनम रघुवंशी का केस हुआ या दूसरे केसेस हुआ, मेरठ में वो केस हुआ, उनके पेरेंट्स ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उनकी बेटियां ऐसा काम कर देंगी, राइट। सो अगर ये बेटियों के ऊपर पहले से ही एक प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये पता चल जाता
कि ये जो लोग हैं ये पहले से किसी और के इन्वॉल्व हैं, और अगर ये पता चल जाता है तो देन द होल थिंग कुड हैव बीन सेव्ड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन करने का? ये बहुत सारी चीजें होती हैं। सी ये तो अभी मीडिया में सारे केसेस नए आ गए, ठीक है, तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई, हमारे भी जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ी हैं ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई हैं। आपके पास आ रही हैं? बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई हैं, और लोग कह रहे हैं कि बिकॉज ये केस हुआ सोनम रघुवंशी का और ये वाले केसेस हुए हैं, इस वजह से हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है अब। स्पेशली कह रहे हैं ये लोग, अब पहले नहीं कहते थे, ऑल्दो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हमेशा से लोग कराते आ रहे हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग चलन नहीं था इसका, राइट। बट नाउ अब क्या है कि अब लोग अवेयरनेस के तौर पे करा रहे हैं, अब लोग सिक्योरिटी और एक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के तौर पे करा रहे हैं, ठीक है। सो अब जो है इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, और क्यों कराना चाहिए? देखिए, सिर्फ क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई क्राइम हो जाएगा, आपको कोई जान से ही मार देगा। आजकल कोर्ट्स में डिवोर्स के केसेस भरे पड़े हैं, ठीक है। क्यों भरे पड़े हैं कोर्ट्स में डिवोर्स के केसेस? ठीक है, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट कुछ विमेन ऐसी हैं जो इसको एज अ वेपन यूज कर रही हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि मेल्स की साइड की गलती नहीं है, मेल्स की साइड की भी इक्वल गलती होती है बहुत सारे केसेस में। इन्वेस्टिगेशन दोनों साइड में होनी ही चाहिए, ठीक है। हमें कितने सारे मैट्रिमोनियल फ्रॉड से केसेस मिले हैं जिसमें मेल्स इन्वॉल्व थे, और कितने सारे ऐसे केसेस मिले जिसमें फीमेल्स इन्वॉल्व थी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आपके पास बहुत सारी क्यूरीज आती होंगी, तो मतलब आप जांच कैसे करते हैं? ये लोगों के जहन में सवाल है, क्योंकि बड़ा कठिन होता है। एक पति अपनी पत्नी के बारे में नहीं जान रहा है, वो आपसे चाहता है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें। देखिए, क्या है कि इंडियन लीगल सिस्टम में एविडेंस अगर आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है कि आपका जो स्पाउस है वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, तो आदमी के अपने लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो एविडेंस इकट्ठा कर सके। ज्यादा से ज्यादा आदमी अपने घर में रह के क्या कर सकता है कि वो अपने हस्बैंड के, अपनी वाइफ के फोन को वो स्क्रॉल करके देख सकता है एक बार कि व्हाट इज देयर इनसाइड, बट वो भी आजकल हर कोई अपना पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखता है फोन। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होते हैं वो तो जानबूझ के पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखते हैं, वो तो कभी अपना पासवर्ड अपने स्पाउसेस को बताते ही नहीं है, ठीक है। तो अब उनको एविडेंस चाहिए कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। कोर्ट में अगर आपको डिवोर्स चाहिए, इफ यू आर सफरिंग, इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ सच काइंड ऑफ क्राइम, जिनके घरों में होता है ना, वो लोग जानते हैं कि वो कितना सफर करते हैं, ठीक है। अंदर जो उनकी सॉल तक होती है ना, वो भी मर जाती है, ठीक है। हाँ, जब आपको पता होता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो दिन भर रात भर जो हर टाइम से चीटिंग कर रहा है, और आपको ये भी नहीं पता होता, आपको ना इस बात का भी शक होता है कि कहीं इस चीटिंग की वजह से या कल को मेरे साथ कोई ये गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ कर तो नहीं देगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। आपने फोन का जिक्र किया, फोन से तो हम सब कुछ पता कर लेते हैं। अभी राजा रघुवंशी केस में फोन और लैपटॉप भी मिल गया, बहुत कुछ चीजें उससे सामने आ जाएंगी। तो आप लोग कैसे फोन का एक्सेस कर पाते हैं? हम लोग फोन का एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फोन का एक्सेस करके ही आप किसी इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वी कीप पीपल अंडर फिजिकल सर्वेलेंस। फिजिकल सर्वेलेंस में क्या होता है, वी फॉलो द पर्सन फ्रॉम द टाइम ही लीव्स द होम, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता है। और हम पूरे समय साथ में रहते हैं। और पब्लिक प्लेसेस पे हम डिस्क्रीटली वॉच करते हैं कि वो कहाँ पे जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, और पब्लिक प्लेसेस पे उसके वीडियोग्राफिक एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं व्हिच कैन बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, या कोई और शहर में आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि 24 घंटे या कुछ घंटे एक ही व्यक्ति पर निगरानी रखनी, इतनी भीड़ भाड़, और आप जैसे कहना है वीडियो एविडेंसेस देते हैं, ये सब कैसे कर पाते हैं? देखिए, सर्वेलेंस जो होता है ना, टफ टास्क तो होता है, लेकिन क्या होता है कि जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां पे टीम के एक्सपोज होने का खतरा कम होता है। जहां पे ट्रैफिक नहीं होता है, जहां पे खाली रोड्स होती हैं और आप किसी को फॉलो कर रहे हो, वहां पे टीम के एक्सपोज होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज खाली रोड पे अगर आपको लगातार कोई फॉलो कर रहा है तो आपके बैक मिरर में आ जाएगा इजीली, ठीक है। और आप जहां पे हॉल्ट ले रहे हो वहीं पर ही वो हॉल्ट ले रहा है, आप रेड लाइट पे रुक रहे हो, वो रेड लाइट पे रुक रहा है। तो आपको ना एक बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए होती है सर्विलेंस को करने के लिए, ठीक है, कि सामने वाले को पता ही ना चले कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ, पकड़ा है? मतलब एक ऐसा कभी नॉर्मली नहीं होता, बहुत प्रोफेशनल सर्विस होता है। बिकॉज हम क्या होता है कि जब हमें लगता है ना कि सब्जेक्ट अलर्ट हो रहा है तो हम टीम चेंज कर देते हैं। अच्छा, तुरंत हाँ, टीम चेंज कर देते हैं। क्या होता है कि कुछ साइंस होते हैं जो एक सब्जेक्ट शो करता है व्हेन ही इज गेटिंग अलर्ट। कभी अपने कार के बैक मिरर को एडजस्ट करता है, कभी खाली रास्ते पे गाड़ी रोक देता है, कभी जो है रेड लाइट को क्रॉस कर जाता है, कभी किसी बंद गली में घुस जाता है देखने के लिए कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जब साइंस शो करने लगता है ना सब्जेक्ट, तो हमें लगता है सब्जेक्ट अलर्ट हो गया, देन वी इमीडिएटली विड्रॉ आवर टीम।
एंड देन जब उसका सस्पिशन फेड अवे हो जाता है तो 2-3 दिन में हम दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं टीम को। अच्छा, आपने अभी जो चीज़ें बताई हैं शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जब आप लोग जांच करते हैं तो कितना अंदर तक एक आदमी के घुस सकते हैं, कहाँ तक जाते हैं आप लोग जांच के लिए? जांच के लिए तो हम कितना भी अंदर तक जा सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लीगल पैरामीटर्स, लीगल एम्बेट की हम कितना लीगल एम्बेट में कितनी हद तक उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्राइवेसी इज ऑफ 2 काइंड्स, प्राइवेसी एट अ पब्लिक प्लेस एंड प्राइवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस। तो प्राइवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस होती है उसको हम रीच नहीं कर सकते, अच्छा, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम सिर्फ वही गैदर कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, दैट इज अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम गैदर कर सकते हैं एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो, व्हिच इवन कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट चैलेंज। आप 2 लोग आपस में एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं, लड़की लड़के शोल्डर पे लीन कर रही है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो पब्लिकली कहीं पे एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। दीज आर ऑल सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस ऑफ एडल्ट्री, जिसको हम ये कह सकते हैं दिस इज अ फ्रेंडशिप बियॉन्ड द नॉर्मल फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आप कोर्ट में इसको प्रोड्यूस कर सकते हो एज एन एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन दैट ही इज द पर्सन इज नॉट ऑनेस्ट टू हिज स्पाउस। अच्छा, कभी ऐसा कोई केस आया कि इसी तरह से आपको जांच का बोला गया हो और आपने खुलासा किया तो जिसने आपको जांच सौंपी वो भी चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। कोई केस आप बताना चाहें? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब हम ऐसे केसेस करते हैं तो मैंने एक बार पहले भी ये स्टोरी बताई है अपने एक अलग पॉडकास्ट पे, बट वो एक स्टोरी ऐसी थी जो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। हुआ क्या था? तो बेसिकली क्या था कि ब्यूरोक्रेटिक पेरेंट्स थे, अच्छा, एक लड़की के, ठीक है, द गर्ल वाज हाईली एजुकेटेड, उसका 60 लाख रुपए का पैकेज था एंड शी वाज इन लव विद अ बॉय। ये जो लड़का था ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, फादर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते थे। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारी लड़की इतनी एजुकेटेड है और हम नहीं चाहते कि इस लड़के शादी करे, ठीक है। लड़का तो बहुत छोटी प्रोफाइल का लड़का है, लेकिन फिर भी माई डॉटर इज एडमेंट कि मुझे इसी से शादी करनी है। तो उसकी आप चलो हम शादी भी कर देंगे, लेकिन आप एटलीस्ट हम श्योर तो हो जाएं कि बाकी सारी चीजें फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो सब कुछ ठीक निकल रहा था, एवरीथिंग वाज कमिंग आउट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फैमिली में पेरेंट्स का नेचर बड़ा अच्छा था, नॉर्मल सी प्रोफाइल के पेरेंट्स थे, पायस थे, रिलीजन में बड़ा बिलीव करते थे, लड़का भी जॉब पे जाता था, जॉब से आता था, हमें कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अब क्या क्या होता है। एक होती है ऑन ग्राउंड टीम जो ग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। सर्वेलेंस टीम अलग होती है, जो सर्वेलेंस वो अलग होती है, वो अलग होती है। जो इंक्वायरीज की टीम होती है वो अलग होती है। और एक बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम होती है जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डार्क वेब से और कहीं जगहों से एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो जो ऑनलाइन टीम है, जब उसने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी तो हमें इस लड़के का मोबाइल नंबर एक ऐसी साइट पे मिल गया जहां पे ये सर्विसेज ऑफर कर रहा था अपने कि मैं एज अ मेल जिग्लो सर्विस ऑफर करता हूं, यू कैन हायर मी। तो इस लड़के का नंबर वहां पे हमें मिल गया। अब नंबर किसी को बदनाम करने के लिए कोई भी डाल सकता है, किसी का, राइट। तो हमने कहा कि इसका नंबर, जब मेरे एग्जीक्यूटिव ने मुझे आके बताया कि सर ये तो नंबर इसका इस साइट पे मिला है, ठीक है, तो वी वर शॉक्ड। तो हमने कहा कि लेकिन इसको ना मानते नहीं है, लेट्स टेस्ट कि ये है भी या नहीं है। हमने क्या किया, मैंने कहा कि इसको एक मैसेज करो और मैसेज करके ये देखो वेदर ही रिस्पॉन्स और नॉट। तो उसने मैसेज किया कि आई एम अराइविंग फ्रॉम यूके, आई विल बी इन इंडिया फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, आई विल बी स्टेइंग इन दिल्ली इन दिस पर्टिकुलर होटल, ठीक है, वुड यू कैन यू कम देयर। उधर से इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ गया, कहता है कि यस आई कैन कम। एंड उसने पूछा कि व्हाट सर्विस डू यू नीड, तो उसने थोड़ा सा वैसे ही बोल दिया, हाँ, उसने बोला आई चार्ज 2000 रुपीज, ओनली 2000 रुपीज, ठीक है। सो अब वो जो है वो हमने चैट्स के सारे स्टोर कर लिया हमने। अब हमने कहा कि दिस इज ऑल्सो नॉट इनफ, इसको अगर हमारे को बिल्कुल 100% प्रूव करना है तो लेट दिस बॉय कम, अच्छा, आने ही दो उसको। हाँ, हमने एक होटल में हमने एक रूम बुक करा दिया और रूम बुक करा के उसको बॉय को वहां पे बुला लिया। हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये देखना था कि वो आता है या नहीं आता है। जब वो होटल में आया तो हमने उसके सारे वीडियोज बना दिए होटल में आते हुए। अब हमने जब वो सारे वीडियोस बना लिए, सब कुछ कर लिया, हमने पेरेंट्स को प्रेजेंट किया एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब हमारा तो केस हो गया था पूरा, बेसिकली जो हमारे को जानना था हम जान चुके थे, इससे ज्यादा आप किसी के बारे में क्या ही जान सकते हो, ठीक है। सो जब हमने पेरेंट्स आए, पेरेंट्स को प्रेजेंट किया, ठीक है, तो पेरेंट्स इतने शॉक हो गए, हमारे लिए शॉकिंग था।
तो वो इतने शॉक्ड हो गए देख के कि ये कैसे हो गया। हमने उनको सारी चैट्स दिखाई, सारे चैट्स के प्रिंट आउट्स निकाल के दिए, उसकी सारी वीडियोस दिखाई कि वो यहाँ पे आ रहा है और फिल्दी टॉकिंग कर रहा है चैट्स में। बिल्कुल। वो सारी चीजें हमने उनको दिखाई। तो एक तरफ तो शॉक हुए और दूसरे खुश भी हो गए बहुत ज्यादा कि बच गए। अब उन्होंने अपनी डॉटर को जाके दिखाया होगा बेसिकली। तो बट देन ये पेरेंट्स 2 महीने बाद दोबारा आ गए हमारे पास। तो फिर आए आपके पास? हाँ, 2 महीने बाद दोबारा से आए। तो कहते हैं नमन जी, जो आपने एविडेंसेस दिए थे ना, कमाल के एविडेंसेस थे। हमारी डॉटर को हमने दिखाया, शी वाज जस्ट टोटली शॉक्ड। बट ये लड़का हमारे घर पे आया, अपनी जमीन पे नाक रगड़ने लगा और ये बोलने लगा, खूब रोया कि मैं अब ये कभी नहीं करूंगा, एंड माई डॉटर इज बैक विद हिम अगेन। अब आप उसके बारे में कुछ और निकाल दो। मैंने कहा जब इससे कन्विंस नहीं हुई तो फिर किसी चीज से क्या कन्विंस होगी? ये तो बहुत शॉकिंग था। आपने इतनी मेहनत की और फिर से वो कहानी चली गई। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये होता है। लेकिन मैं इस केस को सोनम केस से जोड़ता हूँ। सोनम की शादी हुई, परिवार वालों ने शादी तय की, आपने शादी की वीडियोस देखे हैं, कई वीडियोस हैं। आपको जरा भी लगता है कि सोनम शादी के वक्त कुछ सोच भी रही थी कि मुझे मर्डर करना है या हत्या करनी है? हालांकि वो प्रूव हो रहा है, लेकिन मेघालय पुलिस ने जो जांच की है, मतलब किसी को भी नहीं लग रहा है शादी के वक्त। आई टेल यू समथिंग, जितने भी मैट्रिमोनियल फ्रॉड से केसेस आते हैं ना हमारे पास, वो लोग अपने आप को इतना अच्छा दिखाते हैं, इतना खुश दिखाते हैं कि किसी को शक हो ही नहीं सकता उनके ऊपर। ठीक है, सो ये तो प्लानिंग का हिस्सा था। वो खुश रहना भी उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था कि मुझे स्माइल करना ताकि किसी को शक ही ना हो फ्यूचर में। यस, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि हमें ना चीजें देखनी होती हैं जो अपरेंटली लोगों को दिख रही है, उसके बियॉन्ड जाके चीजें देखनी पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर की बड़ी जरूरत होती है। कितने केसेस हमारे पास आते हैं, ये तो चलो केसेस एक्सपोज हो गए और ये केसेस में मर्डर हो गए, लेकिन कितने केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें गर्ल्स का मैरिड लोगों के साथ अफेयर होता है ऑलरेडी, बिकॉज दे कांट गेट मैरिड टू दिस पर्सन। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर दे गेट मैरिड टू अनदर पर्सन, और वहां पे जाके उसकी लाइफ स्पॉइल होती है बिकॉज वो अपना रिलेशनशिप के साथ मेंटेन करते हैं शादी के बाद। कितने केस ऐसे आते हैं जिसमें बॉयज गे होते हैं, ठीक है, और वो सोसाइटी के प्रेशर में आके गर्ल से शादी कर लेते हैं, एंड देन दे डू नॉट मेंटेन एनी रिलेशनशिप विद द गर्ल अंडर सम प्रेटेक्स्ट और अदर। ठीक है, सो सोसाइटी में अब ये सारी चीजें कौन वेरीफाई करेगा? यू हैव टू सी थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड नॉर्मल। आपको हमेशा एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत लेनी ही चाहिए। अच्छा नमन जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिटेक्टिव, जैसे मैंने कहा डिटेक्टिव क्या होते हैं, कैसी दुनिया होती है, और जानना चाहते हैं लोग। कई बार तो डिटेक्टिव ही नहीं मिलता है, संपर्क ही नहीं कर पाते लोग। नहीं, डिटेक्टिव क्यों नहीं मिलते हैं? डिटेक्टिव अच्छा डिटेक्टिव ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ, डिटेक्टिव अच्छा देखने के लिए क्या देखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एक डिटेक्टिव हायर करते टाइम देखनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि उनकी कंपनी में मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, क्या कोई IB ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, डिटेक्टिव का खुद का बैकग्राउंड किस तरीके का है, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनको कितने अवार्ड्स मिले हैं, उनके जो है कहाँ कहाँ की उनका किन प्रेस्टिजियस एसोसिएशंस में मेंबरशिप्स हैं। और 500 रुपये लगते हैं सिर्फ। आप जोबा कॉर्प से या किसी भी MCA की साइट से जाके आप उनकी बैलेंस शीट निकाल लो, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी निकाल सकता है। सिर्फ 500 रुपये करके आप निकाल सकते हो। आप ये देखो कितना करोड़ का उनका टर्नओवर है, कितना बिजनेस वो कर रहे हैं, GST में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये छोटी-छोटी चीजें। आपको इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं नहीं, आपको राइटिंग में प्रपोजल पे ईमेल दे रहे हैं नहीं, आपके सामने फिजिकली अवेलेबल हैं या नहीं, आप उनसे जाके मिल सकते हो नहीं। अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करो। ठीक है, जो वो आपको बता रहे हैं। जो लोग टू गुड टू बी ट्रू होते हैं ना, वो हमेशा डेंजरस होते हैं। रियल डिटेक्टिव आपको हमेशा ये बताएगा कि ये कानूनी दायरे में आती चीजें और ये दायरे से बाहर है। ठीक है, आपको जो है ये काम मैं कर सकता हूं, और ये भी बताएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। ठीक है, सो जो बहुत सारे डिटेक्टिव ऐसे होते हैं, आप इतने सारे फ्रॉड खुले हुए हैं कि आप उनको फोन करोगे, आप उनको बोलोगे कि मुझे इंस्टाग्राम की चैट्स चाहिए किसी की, मुझे किसी की व्हाट्सएप की चैट्स निकाल दो। वो कहेंगे जी हाँ निकाल देंगे, दो आप 20,000 रुपए जमा कराओ, और अगले दिन से फोन। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा होता है क्या? फोन ऐसा पिन लगाते हैं और हैक हो जाता है, या कुछ करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बग लगा देते हैं, पूरा फोन क्लोन हो जाता है? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, फॉरेंसिकली भी अगर आपको किसी के फोन से डेटा रिकवर करना है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर फॉरेंसिक टूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन सर मैं इस डिटेक्टिव, क्योंकि हमने किताबों में पढ़े, कुछ फिक्शनल कैरेक्टर बड़े फेमस हुए, सीरीज देखी हम लोगों ने, आप जो बता रहे हैं इतने बड़े केसेस सॉल्व करना, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा केस आपके पास आया जिसमें हमारी खुफिया एजेंसी भी इन्वॉल्व है और आप दोनों आमने सामने आ गए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जहाँ पे खुफिया एजेंसी इन्वॉल्व हो और हम आमने सामने आ गए, बिकॉज जो हमारी खुफिया एजेंसीज होती हैं, जैसे IB हो गई या रॉ हो गई,
ठीक है, ये बेसिकली टेररिज्म पे ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, राइट, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज पे इन्वेस्टिगेशंस करती हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कॉर्पोरेट मैटर्स में, कॉर्पोरेट एस्पायनेज के मैटर्स में, हम करते हैं पर्सनल मैटर्स में इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो हमारा आमना सामना नहीं होता है, पुलिस से हो जाता है, ठीक है। पुलिस से कई बार इसलिए हो जाता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि कई केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास जो डीम्ड मर्डर केसेस होते हैं। कभी पुलिस भी मदद लेती है? बहुत बार, many times, not only पुलिस, जीएसटी डिपार्टमेंट भी लेता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लेता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए भी हमने काम किया हुआ है, ईडी के लिए भी किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली बड़े बड़े नाम है ईडी में तो, हाँ बड़े बड़े नाम है, बट उनको भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ये सारे काम डिपार्टमेंट हायर नहीं करता, बेसिकली उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमें हायर करते हैं अपना केस सॉल्व कराने के लिए। अपना मतलब अपना केस इन द सेंस कि अपनी जिस इन्वेस्टिगेशन कहीं एक पॉइंट पे आके पुलिस की टीम उलझ गई है, तो लग रहा है कि क्या होता है कि जब सुसाइड के केसेस होते हैं ना, जैसे मैं बताऊंगा एसएसआर का केस था, सुशांत सिंह राजपूत, हम लोगों ने बहुत उठाया आपने। तो जो एसएसआर का केस था उसमें पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि वो सुसाइड था, ठीक, राइट, बट उसकी फैमिली कहती है कि वो मर्डर था। ऐसे हमारे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि या तो पुलिस उसको सुसाइड बता के या एक्सीडेंट बता के उस केस को क्लोज कर देती है, देन उनके परिवार वाले हमारे पास आते हैं ये पता करने के लिए कि आप ये पता करो कि ये एक्चुअली में सुसाइड था या मर्डर था। तो ऐसे हमने बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं अक्रॉस द कंट्री। तो आपकी जांच और पुलिस की जांच अंतर होता है सर उसमें? कई बार सेम होती है, कई बार अंतर होता है। तो ऐसा कोई केस आपको याद है जब पुलिस कह रही हो कि ये मर्डर है या पुलिस कह रही हो ये आत्महत्या और वाइस वर्सा? ये ना ये चीज मैं इसलिए नहीं बता सकता आपको, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग इट ऑन द कैमरा, क्योंकि इसको कैमरे में लाने से क्या होता है कि वी गो अगेंस्ट द पुलिस, बिल्कुल, राइट। सो वी डू नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द पुलिस ऑन कैमरा, मे बी। और पुलिस जो है ना हमें बहुत हेल्प करती है हमारे केसेस में, बिल्कुल, ठीक है। पुलिस इज आवर एलाई, बिल्कुल, ठीक है। पुलिस हमारी कॉम्पिटिटर नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। हमारे को कितने ब्लैकमेलिंग के केसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। ब्लैकमेलिंग के केसेस में पर्सनल ब्लैकमेलिंग भी होती है, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग भी होती है। पर्सनल ब्लैकमेलिंग तो सभी जानते हैं क्या होती है, कि लड़के को फंसा लिया फॉल्स रेप केस में या सेक्सटॉर्शन के केसेस आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। और एक होती है कि जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं लड़के की भाई फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उस तरह की ब्लैकमेलिंग के केसेस हम बहुत करते हैं और हमने बहुत सारे ब्लैकमेलर्स को पकड़वाया है। और कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग भी होती है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं, ठीक है। ये सब भी जो है ब्लैकमेलिंग के रैकेट्स चलने लगे हैं, जो कॉर्पोरेट्स की लूपहोल्स निकाल के उनके एक्स एम्प्लॉइज हैं उनको करोड़ों रुपए कैसे ब्लैकमेल करते हैं, उस ब्लैकमेल को हम सब्साइड करते हैं। तो हमें पुलिस इज एन एलाई, जब हमें इनको सब्साइड करना होता है डिस्क्रीटली और कॉन्फिडेंशियली कि जिस चीज से वो डर रहे हैं, विक्टिम्स डर रहे हैं कि उनके परिवार को ना पता चले, सोसाइटी में बात ना आए, बिजनेस कल्चर में बात ना फैले, बिना उसको पता लगे उसको सेफ जोन में रख के उसकी इस प्रॉब्लम को सबसाइड करना है हमें। तो उस टाइम पे और कई और मैटर्स में हमें पुलिस की बहुत जरूरत पड़ती है। आप कहीं पे कोई भागा हुआ है पर्सन, हम किसी एब्सकॉन्डिंग पर्सन को ट्रेस कर रहे हैं, पैसे लेके भागा हुआ है, मर्डर करके भागा, कुछ भी करके भागा है, कोई क्राइम करके भागा हुआ है और हम उस पर्सन को ट्रेस कर रहे हैं। तो उस केस में जब हमने उसको ट्रेस कर लिया तो हमारे पास अरेस्टेशन की पावर तो है नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने ट्रेस कर लिया, हम इमीडिएटली 100 नंबर एमबीडब्ल्यू इशू है, हमने एमबीडब्ल्यू इशू होते ही हम 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला के वहीं पर अरेस्ट करा देते हैं उसको। तो पुलिस इज आवर एलाई इन मेनी वेज। जांच अलग बात है, हो सकती है थोड़ा अंतर, लेकिन पुलिस अलाय है आपकी। yes. एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि जब डिटेक्टिव की बात आती है तो नमन जी आपको कब लगा कि मुझे डिटेक्टिव बनना चाहिए? 1997-98 की बात है, लाइक आई केम इनटू दिस प्रोफेशन 1998। तो 1998 उस दौरान दूरदर्शन पे एक सीरियल भी आता था, डिटेक्टिव थे वो। कौन सा सीरियल आता था? आई डू नॉट रिमेंबर। 2-3 सीरियल आए हैं, राजा रैंचो, 27 इयर्स हो गए। हाँ 27 इयर्स हो गए। तो उस टाइम पे ना आई जस्ट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। मैं ये सोचता था कि आम रास्ते पे सभी चलते हैं, अगर खाली रास्ते पे चलोगे ज्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगा। और फिर मुझे इसमें बड़ा थ्रिल भी नजर आता था और मुझे ये भी लगता था कि मेरे अंदर शुरू से इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स थी भी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी चीज को ना बहुत जल्दी ट्रबल शूट कर पाता था, मैं किसी भी चीज को बहुत जल्दी, किसी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाता था शुरू से। तो मुझे लगता था कि आई विल बी गुड एट इट। तो और मैं ब्रेव भी था, तो दैट वे इसमें ब्रेव होना जरूरी है, ब्रेव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई यूज्ड टू बी वेरी ब्रेव। तो मैं मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आम आदमी से ज्यादा थी, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। सो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा थी।
तो बेसिकली और कुछ अलग करने की जो है ना अंदर से जील भी थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि दिस इज वन प्रोफेशन, ठीक है, जो मुझे हमेशा से एक्साइट करता था। आपने कहा 1998 में आपकी शुरुआत, उस दौरान तो फोन भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी इतनी अपग्रेड नहीं थी। हाँ, इसीलिए उस दौरान तो और कठिन होगा सर। के डिटेक्टिव्स है ना, वो आज के हिसाब से आर फार मोर बेटर बिकॉज वी डू नॉट रिलाई ओनली ऑन टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेस्टिगेशंस। क्या मर्डर्स मोबाइल फोन जब नहीं आए तब नहीं होते थे? तब भी डिटेक्ट होते थे। बिल्कुल। ठीक है, जब क्या उस टाइम पे चोरी के केसेस नहीं होते थे, तब भी डिटेक्ट होते थे। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे भी लोग पैसे लेके भागते थे, उनको भी वो भी पकड़े जाते थे। तो हर चीज उस टाइम पे भी हुआ करती थी। द ओनली थिंग इज कि टेक्नोलॉजी ने चोर के पास भी सेवरल मेथड्स दे दिए क्राइम करने के, ठीक है, लेकिन सिमिलर वे में सेवरल मेथड्स दे दिए क्राइम डिटेक्ट करने वाली अथॉरिटीज को, जो उस केस को डिटेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, सो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है बेसिकली। उस टाइम पे भी जो काम होता था वो आज भी होता है। लेकिन सर आपके परिवार वालों ने नहीं कहा डिटेक्टिव कैसे बनेंगे आप? एक बात बताऊं, इंडिया में जितने भी डिटेक्टिव्स होंगे ना, सबके परिवार वालों ने जरूर बोला होगा एक ना एक दिन, हाँ, कि दिस इज अ वेरी रिस्की प्रोफेशन, इसको छोड़ दो। ठीक है, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मनी रहेगी फैमिली में, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है, हमारा प्रोफेशन बहुत स्ट्रेसफुल होता है। अच्छे डिटेक्टिव जो जील से काम करते हैं ना, अभी भी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ कम से कम 50 केसेस इस टाइम पे भी चल रहे हैं। अभी भी चल रहे हैं? हाँ, अभी भी 11 ऑफिसेज हैं हमारे इंडिया में, अलग अलग सिटीज में। राइट, सो 50 केसेस तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी चल रहे हैं। एग्जैक्टली हर केस में ना आपका दिमाग घूमता रहता है, यू कैन नॉट हैव अ साउंड स्लीप, क्योंकि आपको क्या होता है, सोते सोते आइडियाज आ जाते हैं, ये केस में यहाँ पे अटका हुआ, यहाँ पे ये कर सकते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, फिर आप रात को उठ के लिखते हो कि इस केस में कल ये वाली चीज इंप्लीमेंट कराया तो ये सॉल्व हो जाएगा केस से। तो आपके दिमाग में हर टाइम केसेस चल रहे होते हैं। सबसे कठिन केस कौन सा है नमन जी, जिन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ा दी? देखिए, केसेस तो जो है ना बहुत सारे आते हैं ऐसे जिसमें आपको स्लीपलेस नाइट्स बितानी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि जो केस आपका एक ऐसे पोजीशन पे जाके अटक जाता है जहाँ पे कोई उसका लूप नहीं मिल रहा होता कि आपको कहाँ जाना कोई है, रास्ता ही नहीं मिलता। हाँ, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो ऐसे बड़े सारे केसेस होते हैं। ठीक है, बट देन अगर मैं आपको एक केस बताऊंगा जिसमें हमने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी एंड इट वाज समथिंग लाइक अ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन। हमने एक केस इन्वेस्टिगेट किया, ऐसी रिक्वायरमेंट बड़ी एब्सर्ड होती है, वियर्ड है बेसिकली। ठीक है, तो वियर्ड रिक्वायरमेंट्स कम आती हैं, बट दिस वाज अ वियर्ड रिक्वायरमेंट दैट वी गॉट। हाँ, ये तो नहीं बोलूंगा इस केस ने रातों की बहुत ज्यादा नींद उड़ा दी, बट ये एक वियर्ड रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि जिसमें मैं इसके बारे में सोचता रहा कि मतलब ये क्या केस है। तो एक केस आया हमारे पास कि जिसमें एक पर्सन ने हमें दुबई से कांटेक्ट किया। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दुबई में रहते हैं, आई वांट टू डिटेक्ट, उसका ना एक पर्सन के साथ दिल्ली में अफेयर चल रहा है, शी इज कमिंग टू दिल्ली। ठीक है, आई वांट टू चेक कि वो जो है अफेयर उसका किस एक्सटेंट तक है और है या नहीं है। देन आई आस्क्ड हिम कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाई डू यू सस्पेक्ट। ठीक है, देन ही स्टार्ट टेलिंग मी द होल स्टोरी। जब उसने स्टोरी बताई तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने कहा कि ही टोल्ड मी कि वी केम टू इंडिया, ठीक है, और हम लोग जो है ना थोड़े से किंकी कपल हैं। अच्छा। हमने क्या किया कि हमने एक पर्सन को जिस होटल में हम रुके थे, ठीक है, उसमें उस होटल बॉय को बुला के, ठीक है, एंड वी ऑल 3 ऑफ अस, ठीक है, हमने जो है उसको इन्वॉल्व किया अपने अंदर एंड वी हैड relationships together. Now my wife has fallen for that boy. And whenever, and वो बार बार जिद करती है इंडिया आने की, और बार बार जिद करती है कि इंडिया में जाके मैं जाऊंगी, लेकिन ये नहीं बताती कि मैं मिलूंगी या नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उससे मिलती है नहीं मिलती है। वो बहुत सारी बातें उसने बताई which I cannot say on camera, but weird cases आते हैं। तो फिर हमने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी when she came to India, तो she came out all clean. हमने कई दिनों तक उसको इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ किया, शी केम आउट क्लीन, उसमें कोई हमारे को वो नहीं मिला, कोई लूप होल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हमने उसको बोला कि आपका सस्पिशन है। ठीक है, मैंने कहा कि यू नो जब आप ऐसी चीज कोई ट्राई करते हो लाइफ में तो आपके दिमाग में ना सस्पिशियस बिहेवियर पैदा हो जाता है अपने स्पाउस की तरफ, देन यू शुड नॉट बी ट्राइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो लेकिन उसने जो ना फिर भी वो परसिस्टेंट था, उसने कहा कि नहीं जी कुछ तो है, पक्का ही है। ठीक है, जब अगली बार आएंगे ना तब आप चेक करना। ठीक है, तो अगली बार 1 महीने बाद दुबई से दोबारा वापस आई।
तो इस बार जब वो वापस आई दुबई से, जब हमने उनको सर्विलेंस में रखा, तो हमें पता था कि पिछली बार इसमें कुछ निकला नहीं था और इसको निकालने का तरीका भी बड़ा टफ था। तो हमने जो ना उसको कई दिनों तक जब फॉलो किया तो हमने देखा कि नॉट ओनली विद दैट बॉय बट विद वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो शी वेंट टू अ होटल। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। देन एक केस हमने किया था जिसमें हमारे को बड़ा बॉटल नेक आया था। उसमें क्या था कि एक केस था जिसमें एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, वो किसी होटल में जाके रुके। ठीक। जिस होटल में वो जाके रुके, वहां से रुक के तो आ गए, बट दिस गर्ल वाज ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स। अच्छा। हाँ। तो अब क्या हुआ कि ये गर्ल किसी शादी कोई थी, कोई शादी का फंक्शन, तो उसी होटल में चली गई शादी के फंक्शन में। अच्छा। वहां का जो स्टाफ था उसने उसको पहचान लिया, तो किसी और दूसरे लड़के के साथ आई थी और आज ये अपने हस्बैंड के साथ है। उसने क्या किया, होटल का स्टाफ था, उसने मैरिज में से उसका नंबर वंबर निकाल लिया किसी तरीके से कि ये कौन है, और दिस होटल स्टाफ स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हर कि मुझे उस दिन की सीसीटीवी क्लिपिंग्स निकाल ली, चेक इन की हिस्ट्री निकाल ली उसकी, और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी एंड सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम हर। ठीक है। सो ये जो ब्लैकमेलर था ये बड़ा फेरोशियस था, डरता नहीं था बिल्कुल भी। इसको जो है ना सबसाइड, अच्छा इसने क्या किया हुआ था, इसने उसके जो वीडियोस थे और जो सीसीटीवी के जो वीडियोस थे और जो चेक इन हिस्ट्री थी वो कई जगहों पे छुपा के रखी हुई थी, अलग अलग जगहों पे। तो उसको अटैक करना, उससे वो सारी चीजें निकलवाना वाज अ वेरी टफ जॉब। उसमें हमारे को कई दिन लगे, और हमें जो है अच्छा क्या होता है कि ऐसे केस में लोग पुलिस में ऑफिशियल एफआईआर नहीं कराते। बिल्कुल, वो क्योंकि फंसे हुए हैं। और क्या है कि जैसे ही पुलिस में ऑफिशियल एफआईआर होगी उनको एविडेंस कोर्ट में लगेगा और इससे बदनामी होगी, तो उसको बाहर निकलवाना पड़ता है इस केस को कि मतलब पुलिस में जाए ना ये मैटर। कैसे पकड़ा सर आपने उसे? तो फिर हमने क्या किया कि हमने जो है इस पर्सन को पहले इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया डिटेल में, इसके सारे लूप होल्स फाइंड आउट किया कि इसकी लाइफ में क्या क्या लूप होल्स हैं, इससे खुद लूप होल्स क्या हैं, पहले किस किस को इसने ब्लैकमेल किया हुआ है पास्ट में, ये इसके जो क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, कोई लिटिगेशंस तो नहीं चल रहे हैं। ठीक है। ये जो है जाता कहाँ पर है, अगर इसने इसको कहीं पे स्टोर किया होगा तो कहाँ पे ये स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो हमने उसके सारी जगहें पता कर ली जहाँ पे वो जाता था। ठीक। और कुछ एक ऐसी जगहों पे जाता था जहाँ पे जैसे गोडाउन था एक, उसमें शटर डाउन था, शटर अप करके जाता था और शटर में अंदर जाके पता नहीं क्या काम करता था, अंदर जाता शटर डाउन कर लेता था और अंदर क्या काम करता हमें पता नहीं था, और फिर बाहर आ जाता था। तो हमें पता था कि ये सस्पिशियस है, ये जगह सस्पिशियस है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने उसको काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेट करके हमने क्या किया, एक दिन जाके उसको हमने एक अनऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस में डलवाई। अनऑफिशियल कंप्लेंट मींस कि कंप्लेंट तो ऑफिशियली थी, उसमें नंबर भी अलॉट हुआ, बट उसको एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कराया। ठीक है। और पुलिस को अपने साथ लेके गए और इस लड़के को इससे घर पे जाके रेड करी और वहां से उसके सारे लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड, कैमरास सब हम उठा के ले आए। ठीक है। और फिर जब उठा के ले आए तो उसमें जब देखा तो ही वाज नॉट ओनली ब्लैकमेलिंग दिस गर्ल, ही वाज ब्लैकमेलिंग अदर लेडीज आल्सो इन द सिमिलर फैशन। और फिर हमने उस गोडाउन पे जाके रेड करी, तो उस गोडाउन में तो हमारी इतनी सारी हार्ड डिस्क मिली, वहां पे अंदर लैपटॉप मिला, मतलब ही वाज अ प्रोफेशनल ब्लैकमेलर। वो होटल में जॉब ही इस वजह से करता था कि वो ब्लैकमेल कर सके। ये तो बहुत ही, मतलब एक केस को सॉल्व करने गए आप और आपने कई सारे केसेस सॉल्व किए। ऐसे ब्लैकमेलिंग में हमने कई सारे केस, अभी हमने बैंगलोर में एक केस किया। दिस बॉय वाज अ जिम इंस्ट्रक्टर। ठीक है। ही वाज ब्लैकमेलिंग 17 गर्ल्स। हमारी एक ही क्लाइंट थी, लेकिन जब हमने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने गए और उसको हमने पुलिस में लेकर आए तो देखा कि उसके वो जो था, ही इज 30 years old जिम इंस्ट्रक्टर, और उसकी 2015 से लेके अब तक जितनी भी गर्ल्स के साथ वो सबकी वीडियोस उसके लैपटॉप में से मिली और वो सबको ब्लैकमेल करता था 2015 से 2025 तक। मतलब 20 साल की उम्र से लेके 30 साल तक प्रोफेशनल था वो। सिमिलर वे में हमने एक लखनऊ में केस किया था। ही वाज अ लॉयर। वो लॉयर ने अपने गांव में ईंटों के पीछे मेमोरी कार्ड छुपा रखे थे। एक लॉयर ने उसको, और उसके भी 5 लड़कियों के हमने वीडियोस निकाले उसके बाद से, वही 5 अलग अलग लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। सर बहुत शॉकिंग आपने मुझे कुछ ऐसी केसेस बताए हैं। मुझे ऐसा लगता है सर कि इस समय क्या हम लोगों पर विश्वास सिर्फ कर रहे हैं करने के लिए। मुझे लगता है आपने जो केसेस बताए हैं हर जगह कहीं ना कहीं लूप होल्स नजर आ रहे हैं। शादी में अभी हाल ही में हमने कुछ केसेस देखे, और एक नहीं 3-4 देखे। अभी हाल ही में एक केस हमने देखा है मुस्कान का जिसमें सीमेंट से। तो ये कैसा लोगों के दिमाग में कैसा आ रहा है, आपको क्या लगता है सर? आपने इतने स्टडी किए हैं केसेस। सी आई टेल यू समथिंग, प्रॉब्लम पता है क्या है कि
लोगों को ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा है। लोगों को वो चाहिए जो वो चाहते हैं किसी भी हद तक जाके। कुछ लोगों को, जो लोग अपने आपके ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, सपोज इफ यू कैन बी स्ट्रांग इन योर माइंड एंड इफ यू नो कि ये गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आप जो है बहुत सारी वाइसेस से अपने आप को सेव करके रख सकते हो। लेकिन जब आपको ये पता हो कि मुझे पाना ही है किसी भी कॉस्ट पे, तो सही है गलत है, मॉरल्स एथिक्स मैटर ही नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, और वो लोग जो है किसी भी हद तक जाके चीज़ों को पाने के लिए वो काम करते हैं। बट देन इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए क्या है? लोगों के लिए तो यही मैसेज है कि लोग अलर्ट रहें, ठीक है, हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई कराएं, ठीक है, तब किसी भी डील में आगे बढ़े। मैं कहता हूँ कोई भी एसोसिएशन हो, सिर्फ एक मैट्रिमोनियल एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एसोसिएशन हो, आप किसी को अपना प्रोडक्ट क्रेडिट पे दे रहे हो, ठीक है, कोई जॉइंट वेंचर में जा रहे हो आप, ठीक है, आप किसी के साथ कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो, तो या फिर आप जो है मैरिज, आप एक मैरिज में हो ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको हर जगह डिलीजेंस करा के ही आगे बढ़ना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो अभी जो आपने बताया कि केसेस की संख्या बढ़ गई, इस केसेस ये जो अभी बढ़े हैं, सोनम रघुवंशी का, मुस्कान का, इन केसेस के बाद आपसे कई लोग संपर्क कर रहे हैं? बहुत लोग, मतलब मैंने आपको बताया ना कि लोग ये अब तो ये कह के कॉल कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी का केस हो गया, इतने सारे केस हो गए जी, अब हमें विश्वास नहीं है, आप हमारा तो केस करो। मतलब पहले लोग जो थे स्केप्टिकल थे, पहले लोग ये भी डरते थे डिटेक्टिव के पास क्यों जाना है, बैकग्राउंड चेक कराना ही क्यों है। और ना अभी भी लोगों के दिमाग में क्या होता है, अभी भी लोग ये सोचते हैं कि यार कि क्यों किसी को बैकग्राउंड चेक क्यों कराना है, ऐसे पढ़ते शादी क्यों करनी है, सब बैकग्राउंड चेक कराना पड़े, ठीक है, लोग ऐसा भी सोचते हैं। बट जब डिवोर्स होता है ना बाद में, जब वो सफर करते हैं, तो तब वो फिर बाद में भागना पड़ता है, तब डैमेज कंट्रोल करने के लिए भागना पड़ता है। और वो ऐसा डैमेज होता है जो सालों साल चलता है, बिकॉज इंडियन जुडिशियल सिस्टम में 10-10 साल तक कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बेटर है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपने आप को ऐसी चीज आनी मत दो, ट्रस्ट बट वेरीफाई। अच्छा नमन जी, एक चीज ये थोड़ा पर्सनल है, क्या आपको कभी ऐसा लगा आपके दोस्तों से कि वो आप पर शक कर रहे हैं कि यार ये हमारी तो जांच नहीं कर रहा है? बहुत बार लगा, बहुत बार लगा नहीं, वो बोल देते हैं क्या कहते हैं कि कोई कैमरा लगा के तो नहीं आया, घड़ी में कैमरा तो नहीं है, शर्ट में कैमरा तो नहीं है। तो मैं कई बार अपने दोस्तों से मजाक भी कर देता हूँ कि मतलब ये प्रॉपर्टी के पेपर से साइन कर दो, वरना बीवियों को बता दूंगा। लेकिन नमन जी, ये प्रोफेशन जो है, जाहिर बात है बड़ा कठिन है, आपने कहा, लेकिन आपका लगभग 27 साल का अनुभव हो गया है। तो क्या कभी ऐसा वक्त आया आपको लगा कि नहीं यार बहुत हुआ यार, या फिर आपको लगता है कि हम काम आ रहे हैं लोगों के? तो देखो, हम लोगों के बहुत काम आ रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोग आते हैं हमारे यहाँ और एल्डरली लोग होते हैं, और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इतने डिस्ट्रेस में होते हैं, विक्टिमाइज होते हैं। अभी जैसे हमने एक 65 ईयर ओल्ड पर्सन का केस किया। क्या हुआ था सर? उनके साथ क्या था कि सेक्सटॉर्शन रैकेट्स जो बने हुए हैं आजकल, हाँ ये बहुत चल रहे हैं सर, इसके बारे में जो कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं आपको, तो बेसिकली ही गॉट स्टक इनटू दैट रैकेट। उनकी किसी ने पहले तो फेसबुक पे एक लड़की बन के उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली उसकी रिक्वेस्ट, ही हैड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने उससे चैटिंग वैटिंग शुरू कर दी। उस लड़की ने वहाँ पे उनके सारे कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड कर लिए फेसबुक से, और जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे। अब उसको बोला कि चलो हम वीडियो कॉल करते हैं। अब वीडियो कॉल पे आ गए, वीडियो कॉल पे किया तो उसने कहा, वो थोड़ी बहुत बातें हुई उनमें, इंटीमेट बातें हुई। इंटीमेट बातों के बाद उसने कहा कि ओके आई एम गेटिंग नेकेड, यू ऑल्सो गेट नेकेड। ठीक है, तो उधर से जो गर्ल है वो नेकेड होती है, और इधर से ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये नेकेड हो जाते हैं। उनको तो नहीं पता कि वो उनकी वीडियो बना रहे हैं पीछे, वो सारी चीजें स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही हैं। उसकी रिकॉर्डिंग कर ली सारी, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आप कहते हैं कि ये सारी जितनी भी आपकी जो रिकॉर्डिंग हुई है इमीडिएटली अब ये आपके हम जितने भी फेसबुक के कॉन्टैक्ट है सबको भेजेंगे। अब वो इतने डिस्ट्रेस में आ गए कि उनसे 2 करोड़ रुपए ले लिए। 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए धीरे 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 करके ले लिए। पहले तो ये कह के पैसे लिए कि भाई आप पैसे दो, फिर जब उन्होंने 50-60 लाख रुपए के बाद चले गए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक पुलिस वाला कॉल करता है, कहता है जी जिस लड़की के साथ में वीडियो चैटिंग करी थी ना उसका मर्डर हो गया और उसमें आपकी वीडियो मिली है। अरे बाप रे। आप जो है आप हमें पैसे दो अगर आपको मामला दबाना है। ये भी उनके साथ मिले होते हैं? ये भी उनके साथ मिले होते हैं। फिर उन्होंने पैसे दिए उसको कि ये मामला दब जाए। फिर सीबीआई से फोन आता है, जी पुलिस वाला भी अरेस्ट हो गया रिश्वत लेते हुए, और आपकी वीडियो मिली है, लड़की का मर्डर हुआ था, अब आप हमें पैसे दो। ठीक है, फिर वो सीबीआई को पैसे दे रहे हैं, फिर ईडी का फोन आ जाता है। तो मैंने कहा कि ये तो 2 करोड़ रुपए दे चुके थे, जस्ट ऑन वर्ज ऑन कमिटिंग सुसाइड,
सुसाइड ही करने जा रहे थे, तब उन्होंने किसी ने उनको हमारा नाम सजेस्ट किया कि आप इस कंपनी में जाओ, ये आपकी हेल्प करेंगे। फिर हमने उस पूरे सेक्सटॉर्शन रैकेट को, ठीक है, ढूंढा, उनको सबसाइड किया, वी टुक हिम आउट ऑफ इट एंड 65-year-old पर्सन, ठीक है, पैर छू के गए हमारे, ठीक है, इतना खुश हुए। तो मतलब रियली सर, ये बहुत मतलब हाँ, तो मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम जब लोगों की हेल्प करते हैं, इट गिव्स यू इमेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। जब लोग आपसे खुश होते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और हर प्रॉब्लम का अलग सोल्यूशन, हर ताले की अलग चाबी है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको हमेशा दिमाग में नए नए सॉल्यूशंस ढूंढते रहना पड़ता है इस प्रोफेशन में। तो कई बार टायरिंग भी होता है, कई बार लगता है कि यार बाकी सारे दोस्त सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग तो एनुअल हॉलीडेज पे भी नहीं जा पाते, ठीक है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, लेकिन वी आर स्टक इन केसेस। इस केस से बाहर कैसे निकले? तो एनुअल हॉलीडेज पे नहीं जा पाते बच्चों के साथ। किसी केस में उलझे सर आप? नहीं उलझे, सबसे लंबा कोई केस ज्यादा वक्त बिताया हो? केसेस तो देखो कई सारे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे चलते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि जैसे हमने जो है एक उलझने वाला केस अलग बताता हूँ, लंबे चलने वाला केस अलग बताता हूँ, ठीक है। लंबे केसेस तो क्या होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन 1-1 साल 2-2 साल तक भी चलती हैं कई केसेस में। हमारे अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, अंडरकवर एजेंट्स कंपनीज होती हैं, वो अपने यहाँ ही लगवा लेती हैं। कहीं पे ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे बहुत थेफ्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, रॉ मटेरियल का थेफ्ट हो रहा है, फिनिश प्रोडक्ट का थेफ्ट हो रहा है, ठीक है, पिल्फरेज हो रही है वहाँ पे, या नीचे नेगेटिव सेंटिमेंट फैल रहा है, या कोई कमीशंस ले रहा है वेंडर से, उनका परचेज मैनेजर है कमीशंस लेता है वेंडर से, या ब्राइबरी में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हम अपने अंडरकवर एजेंट्स को अंदर लगा देते हैं। अंडरकवर एजेंट्स उनका एम्प्लॉय बन के वहाँ पे काम करते हैं, और जो नीचे के लेवल पे उन सबके साथ मिक्सअप होके उनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, मॉडस ऑपरेंडी पता करते हैं, और हमें बताते रहते हैं, हम उनको बताते रहते हैं। ऐसे ऑपरेशंस बड़े लंबे लंबे चलते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल तक ऑपरेशंस चलते हैं, ठीक है। एक केस जिसमें उलझ गया, ठीक है, वो बताता हूँ। एक केस था, आज से बहुत साल पहले हमने केस किया था, तब ये था आज से अराउंड 25-26 साल पहले केस हुआ था। शुरुआत का केस है। तो क्या हुआ कि एक फैमिली थी, वो बहुत रिच फैमिली थी, बाहर की, मतलब इंडिया से बाहर की, नेबरिंग कंट्री की। तो वो इंडिया में आई, जो उनका एक लड़का, उनका जो था बॉय था, और जो इंडिया में जो बिजनेस क्लास फैमिली थी उनकी डॉटर थी। ये दोनों लंदन में मिले थे, लंदन में, ठीक है, और लंदन में इनमें आपस में दे फॉलन टू लव। तो वहाँ पे अब इन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को डिस्क्लोज कर दिया, ये इंडिया की बड़ी फैमिली, वो वहाँ की अपने कंट्री की बड़ी फैमिली। तो उसमें क्या हुआ, जब वो इंडिया में आए, शादी वादी सब हो गई, बच्चों ने जिद करी, शादी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज ओके। एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बुक कराया गया जहाँ पे सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कई सारी पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी आए वहाँ पे उनके, अच्छा, क्योंकि लंदन में तो सब पाकिस्तानी और इंडियन सब एक ही होते हैं, ठीक है। तो कई सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी आए वहाँ पे। अब पहले दिन कॉकटेल पार्टी थी, कॉकटेल पार्टी में से जो लड़का था वो अटेंड करी उसने, और वो देखा कि वो जो ना, उसके बाद से जो दूल्हा था, ग्रूम, ही वेंट मिसिंग, मिला ही नहीं, मतलब शादी हो रही है, शादी के दिन आया ही नहीं, लोग उसको ढूंढे जा रहे हैं, शादी भी नहीं आया, शादी का टाइम निकल गया, गेस्ट आके चले गए, सब कुछ हो गया, वो ही नहीं मिला, ग्रूम ही नहीं मिला, ठीक है। सो अब हम जो है वहाँ पे, हमने पूरी टीम लेके हम लोग पहुँच गए, उन्होंने हमें हायर किया, हम पूरी टीम लेके पहुँच गए, पुलिस ही पहुंची हुई थी, सब कुछ पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो बहुत बड़ा इवेंट हो गया था, इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस क्लास फैमिलीज, इतने सारे लोग इन्वाइटेड थे, VIPs इन्वाइटेड थे उस शादी में, ठीक है। तो और दूल्हा गायब हो गया शादी से, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, अलग अलग जगहों पे हमारे इन्वेस्टिगेटर गाड़ी में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। वहाँ पे उस समय CCTV कम होते थे, बट हमने, लेकिन होटल के CCTV में तो हमने देख लिया कि भाई वो होटल से रात को जब वो हुआ, कॉकटेल पार्टी ओवर हुई, वो बाहर निकलते हुए जा रहा है, होटल से बाहर खुद ही पैदल जा रहा है, ठीक है। तो वो जब पैदल जा रहा था बाहर, तो हमने इतना तो देख लिया, लेकिन उस समय सड़कों पे इतने कैमरास नहीं होते जितने आज की डेट में होते हैं। आजकल CCTV ट्रेलिंग जो है बहुत ईजी है, उस समय CCTV ट्रेलिंग नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग ब्लाइंडली उसको ढूंढे जा रहे थे। हमें शक हो जो पाकिस्तानी फ्रेंड आए हैं, ठीक है, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो इसमें, क्योंकि जनरली आपका जो है ना अपनी दुश्मन कंट्री की तरफ ध्यान जाता है। हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी, और हमने जो है उनके बारे में और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी, उनसे इंटेरोगेशंस करनी शुरू कर दी, उनसे ओपनली बैठ के बातें करनी शुरू कर दी कि इनका कोई एंगल तो नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आया। वो केस में उलझ गए थे बेसिकली, उसमें ना हमारे को नहीं लग रहा था कि छोर कैसे, क्या है इसका, इसको ढूंढे कैसे, इसको हमें मिल ही नहीं रहा था कहीं से। फिर मैंने देखा कि जब हम ढूंढ रहे थे उसको, शादी की रात तो निकल गई,
शादी की रात के बाद जब वो सुबह के 4 बजे मैं वहाँ पे चक्कर काट रहा था बाहर उसी एरिया में, तभी मैंने देखा कि एक आदमी जो है ना बिल्कुल बुरी हालत में, धूल मिट्टी में सना हुआ और उसको जख्म हुआ वहाँ पे पड़ा हुआ है नेकेड। ठीक है, तो मैंने जो ना उसको मैंने देखा कि नेकेड पड़ा हुआ है, क्या चक्कर है। मैंने उसको हिलाया ज़रा सा, ठीक है, मैंने कहा कि कोई तो इसको मार के चला गया। मैंने उसको हिलाया तो मैंने देखा ग्रूम था। अच्छा। हाँ हाँ, और मैंने देखा ये ग्रूम है। मैंने तो एकदम से अपनी जैकेट उतारी, हाँ। सर्दियों के दिन थे, जैकेट उतारी और उसको पहना दी एकदम से। और मैंने जो है वो मोबाइल फ़ोन नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं उसको धीरे धीरे चला के अपने साथ होटल तक लेके आया। जैसे ही मैं होटल गेट तक पहुंचा, सारे लोग इकट्ठे हो गए एकदम से। उसको देख के पहले तो मैं पहचान भी नहीं पाया था उसको इनफैक्ट, लेकिन जब गौर से पता चला तो ग्रूम है। तो जब सारे होटल के लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, सारे परिवार आ गया, सब कुछ आ गया। तो फिर हमें स्टोरी पता चली उसकी। स्टोरी क्या पता चली कि उसको ना एक्चुअली में जो लोग छोड़ के गए थे वो मरा हुआ छोड़ के सब गए थे। वो जो मर चुका है, उसको नेकेड करके उसकी सारी आइडेंटिटी लेके चले गए। और ये जहाँ पे उसको छोड़ा था, ये वहां से धीरे धीरे कर करके थोड़ा पैदल चल के कुछ करके यहाँ तक आ गया। लोग इसको पागल समझ रहे थे, इसको कोई टच नहीं कर रहा था रात के वक्त। और ये पागल आके होटल के पास में आके बेहोश हो गया। ठीक है, सो जहाँ पे ये मुझे मिल गया, तो जब वो मिल गया हमें, जब हम अंदर उसको लेकर आया, मैं उसको अंदर लेकर आया, उसको एकदम से उसको फर्स्ट एड दी, सारे पुलिस वाले भी इकट्ठे हो गए जो उस केस पे लगे थे, हम भी इकट्ठे हो गए। तो जब उसने स्टोरी सुनाई, वो तो शॉकिंग थी हमारे लिए। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है कभी जिंदगी में। उसने ये बताया कि जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, वो जो फैमिली थी, मतलब जो इंडिया की फैमिली थी, दे वर आल्सो वेरी रिच फैमिली और बहुत हाईली एफ्लुएंट फैमिली थी। तो जब उसने हमें ये बताया कि जो लड़की की साइड वाले हैं, उन्होंने ही उसका किडनैप कराया, उसकी पिटाई कराई, उसको मरा हुआ छोड़ के, कि वो चाहते ही नहीं थे कि लड़की से शादी हो। ओहो। और उसको मरा हुआ छोड़ के चले गए, समझ के छोड़ के चले गए। और वो फिर उस फैमिली में शादी नहीं करी, दे वेंट बैक टू देयर ओन कंट्री और फिर वापस कभी इंडिया में नहीं आए। कभी नहीं। बहुत शॉकिंग है ये तो। हाँ हाँ, किसी को कैसे पता लग सकता है कितना पैसा लगा के एक परिवार पहुंचा और वही किडनैपिंग में। बहुत शॉकिंग है। एक आखिरी सवाल मेरा है, और ये हो सकता है कि आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो। क्या आप पर भी किसी डिटेक्टिव एजेंसी ने जांच की है, या कभी ऐसा लगा हो कि भाई इन पर भी जांच की जाए? कभी आप पर शक हुआ हो किसी क्लाइंट को, ऐसा कभी हुआ? नहीं एक्चुअली, या आपके पास ऐसा कोई केस आया कि आप इस डिटेक्टिव की तलाश करें, जरा जांच करें? CITLU कि हम इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। हाँ। ठीक है, तो इंडिया में सब हमें जानते हैं। हाँ। ठीक है, जितनी भी डिटेक्टिव कम्युनिटी है उसमें स्लूथ्स इंडिया का नाम इज वेरी वेरी फेमस। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सब कलीग्स हैं, वी आर बाउंड बाय एन एसोसिएशन। ठीक है, हम एक एसोसिएशन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्मली कोई जो है ना अपने कलीग के ऊपर, फेलो कलीग के ऊपर ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं, ये मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने करीबी होगी तो डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन में पता चलती नहीं ना। ये है, और मुझे लगता है कि आपका जितना अनुभव है आप उसे पकड़ भी लेंगे। पकड़ तो लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ना भी पकड़ पाए। तो डिटेक्टिव जो होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, तो क्योंकि प्रोफेशनल्स होते हैं तो इतना इजी नहीं होता डिटेक्टिव्स को पकड़ना। बिल्कुल। हाँ हाँ, और फिर जब आप सस्पेक्ट ही नहीं कर रहे कि कोई आपको फॉलो करेगा, जब आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आप जो ना फिर आप ज्यादा देखते भी नहीं इधर उधर कि कौन फॉलो करेगा, कर रहा है तो करता रहे। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, रियली बता रहा हूँ। ये जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा क्यूरियस है, जिज्ञासु हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है नमन जी। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए वाकई बहुत अच्छा है। जो आपने केसेस बताए जिसमें कोई बुजुर्ग है, कोई शादीशुदा है, कोई सिंगल है, आप सबकी हेल्प कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समय किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, ना ही पड़े तो उम्मीद करते हैं भगवान से कि ऐसी दिक्कतें ना आए, लेकिन फिर भी हाँ, वही जो आपने जिक्र किया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस यस यस, आपको प्रिवेंशन लेना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर किसी को जैसे डॉक्टर्स की जरूरत होती है ना लाइफ में, हाँ, डिटेक्टिव वैसे डिटेक्टिव्स की जरूरत जरूर पड़नी ही चाहिए, क्योंकि हर घर में शादी होती है। बिल्कुल सर, वो तो बड़ा हर घर में शादी होती है, और कोई भी शादी बिना प्रोफेशनल डिटेक्टिव के हेल्प लिए करनी चाहिए ही नहीं आज की डेट में। जब आप मैरिज में इतना बड़ा बड़ा बजट स्पेंड करते हो, ठीक है, कोई भी शादी, ये दो फैमिली की बात है सर, बहुत लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं इसमें, बहुत लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और सिर्फ दूल्हा और दुल्हन नहीं, या लड़का और लड़की और नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स भी तो होते हैं ना, हाँ, कि भाई सामने वाला पर्सन अल्कोहलिक तो नहीं है,
ठीक है, उसका कोई अफेयर तो नहीं है, कोई पास में शादी हो गई टूटी तो नहीं है, एंगेजमेंट हो गई तो नहीं टूटी है, सैलरी अपनी सही दिखाई है नहीं, ठीक है, उसकी कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, मेडिकल इशूज इतने सारे निकल आते हैं, अनडिस्क्लोज मेडिकल इशूज निकल आते हैं, साइकेट्रिक इशूज होते हैं लोगों को, डिस्क्लोज नहीं करते साइकेट्रिक इशूज, ठीक है, इनके क्रिमिनल केसेस होते हैं लोगों के अगेंस्ट, वो डिस्क्लोज नहीं करते, एसेट्स होते कुछ है नहीं और दिखाते अपने आप को बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत अमीर दिखा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो निकल के आती हैं सामने। बिल्कुल सर, धीरे धीरे ये आना चाहिए और मुझे लगता है चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अच्छी होनी चाहिए, सब खुशी से रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। और आपकी बहुत बड़ी भूमिका है उसमें सर, आप ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। और रिपब्लिक भारत पर आने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे नमन जी, मुझे लगता है कि जबरदस्त हमने बातें की हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।